हेलो फ्रेंड्स, मैं विकेश सर इस वीडियो में आपको रीजनिंग का 15 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने वाला हूं। इस तरह के क्वेश्चंस आपको हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप बिहार एसएससी का एग्जाम होने वाला है, फॉर्म भरा रहा है, तो उसमें आप देखेंगे बिहार एसएससी में 75 वो क्वेश्चन जो है खाली मैथ रीजनिंग का ही है। और ऐसे ही आप कोई भी बैंक एग्जाम में देखिएगा तो आपका जो है, अगर आप IBPS RRB कलर का देते हैं तो उसमें 40 क्वेश्चन जो सिर्फ रीजनिंग का ही रहता है। तो ये वीडियो आपके लिए इतने महत्वपूर्ण है। आप कोई भी कंपटीशन का एग्जाम देंगे तो उसमें आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। यानी कि ये वीडियो जो है बैंक, एसएससी, रेलवे, आप किसी भी कंपटीशन का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो अपलोड करूंगा तो वीडियो आसानी से आप तक पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एक एक करके सारे क्वेश्चंस को। तो देखिए, हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है ये सिलोजिज्म से है। इसको देखिए, जो हमारा कथन है कह रहा है कि सभी लैंप हुक है। ठीक है, तो देखिए सभी के लिए हम कैसे कैसे बनाते हैं डायग्राम, इस चीज को आप ध्यान से देखिए। क्योंकि जब आपको सही से डायग्राम बनाना आ जाएगा तो निष्कर्ष आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसलिए डायग्राम को ध्यान से आप समझिए। देखिए, बोल रहा है कि सभी लैंप हुक है, तो सभी लैंप बोला है ना, तो लैंप के लिए क्या कीजिए, लैंप के लिए हमने एल लिख दिया, ठीक। और यहाँ पे हमने एक सर्कल बना दिया, ये हो गया हमारा लैंप। अब बोला है कि जो जितना भी लैंप है ना, देखिए लैंप का जितना भी हिस्सा है, ये बोल रहा है कि सभी लैंप जो है क्या है, हुक है। यानी कि ये हुक जो है बाहर वाला, हम इसको हुक मान लेते हैं, तो ये इसके अंदर है। ठीक है, तो सभी लैंप क्या हो गए, हुक हो गए। अब अगला देखिए, ये हमारा एक कथन हो गया। दूसरा बोल रहा है कि कोई हुक रंगीन नहीं है। अब रंगीन नहीं है, कह रहा है कोई हुक रंगीन नहीं है। तो यहाँ इसको हम क्रॉस कर देंगे और यहाँ पे रंगीन के लिए आर ले लेंगे। अच्छा, क्रॉस करने का मतलब क्या है, मतलब ये कहना चाह रहा है कि कोई भी हुक रंगीन नहीं है। तो ये आपका ये हुक वाला जो लाइन है ना, तो ये जो है रंगीन वाले से टच नहीं करना चाहिए। तो हमने क्या किया, दोनों को अलग अलग कर दिया और बीच में कट कर दिया, ताकि ये पता चले कि भाई कोई भी हुक जो है रंगीन नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारा डायग्राम बनके एकदम तैयार हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसके निष्कर्ष को ध्यान से देखेंगे। तो देखिए निष्कर्ष जो हमारा पहला क्या कह रहा है कि कुछ लैंप रंगीन है। अच्छा, कुछ लैंप रंगीन है। अब आप बताइए, लैंप जो है यहाँ पर है, छोटे से हिस्से में है। जब इसका बाहर वाला, ये दीवारी भी आप समझ सकते हैं, बाहर वाला दीवारी जब टचे नहीं कर रहा है रंगीन से, तो क्या अंदर वाला करेगा, कभी नहीं करेगा। इसलिए पहला ही क्या हो जाएगा, हमारा कथन गलत हो जाएगा। इसके लिए ऑप्शंस भी हमने आगे रखा है, यहाँ पे आप 5 ऑप्शन रखे हैं। तो पहले क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं, फिर आपको ऑप्शन दिखा के हम बता देंगे कि किसका कौन सा आंसर आएगा। हालांकि ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं, अगर आप मैथ्स रीडिंग पढ़ चुके हैं तो ऐसे क्वेश्चन का वीडियो को पॉज करके टाइम मिले तो पहले बनाइए, फिर आंसर जो है मिलाइए। और नहीं मिलता है टाइम तो आप देख भी लीजिएगा, तो बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो हमारा ये पहला वाला कथन क्या हो गया, एकदम गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, क्योंकि ये कह रहा है कि कुछ लैंप रंगीन है। भाई जब हमारा ये बाहर वाला दीवार जो है, ये ये रंगीन वाले से टच कर ही नहीं रहा है, तो अंदर वाला कैसे करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। इसीलिए हमारा कथन जो है एक, सॉरी, निष्कर्ष एक जो है क्या हो गया, गलत हो गया। क्लियर। दूसरा देखते हैं, कोई भी लैंप रंगीन नहीं है। कोई भी लैंप रंगीन नहीं है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, तो कह रहे हैं कोई भी लैंप रंगीन नहीं है। ये बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि जब बाहर वाला जो आपका ये लाइन जो है रंगीन से थोड़ा सा भी टच नहीं कर रहा है, एकदम ये दोनों अलग अलग हैं। तो इसके अंदर वाला जो हिस्सा होगा, उसके लिए हम कह सकते हैं कि कोई भी लैंप रंगीन नहीं है। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। ये आरआरबी यानी कि ये आरआरबी 2006 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और इस टाइप के क्वेश्चन अभी आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम दे के देखिएगा तो उसमें आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या निकल के आया कि हमारा निष्कर्ष 2 एकदम सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए इसको आप ध्यान से देख लें, कि इसमें बोल रहा है ना कि आप उत्तर 1 दीजिए, अगर आपका 1 सही होता है तो आप उत्तर 2 दीजिए, 2 सही होता है। तो हम लोग का केवल 2 सही हुआ है, हमने इसलिए आंसर 2 दे दिया। अगर ये नहीं होता तो फिर नीचे के ऑप्शन को हम पढ़ते और उसको भी आंसर करते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, बोल रहा है कि गरुड़, पक्षी और बिल्ली, इन तीनों को कौन सा वेन आरेख जो है सही सही दर्शाता है। तो आप ध्यान से देखें, तो गरुड़, गरुड़ क्या होता है, ईगल होता है। ठीक है, तो गरुड़ मतलब ईगल।
तो गरुड़ जो है एक पक्षी है। गरुड़ क्या है? एक पक्षी है। तो हम ऐसे इसके डायग्राम बना सकते हैं। ये डायग्राम मेरा मान लीजिए पक्षी का हो गया, ये डायग्राम किसका हो गया? ये पक्षी का हो गया। तो इसके अंदर है ना गरुड़ आएगा, और ये गरुड़ हो गया। तो गरुड़ के लिए कुछ भी जी, चाहे ईगल के लिए ई लिख सकते हैं। तो पक्षी के अंदर क्या आ गया हमारा? गरुड़ आ गया। तो हमने इसके लिए डायग्राम ऐसा बना दिया। लेकिन बिल्ली, अब एक बात बताइए, क्या पक्षी गरुड़ से मतलब पक्षी से संबंधित है? भाई ठीक है भाई, पक्षी क्या है? गरुड़ क्या है? पक्षी है। तो पक्षी के अंदर हमने किसको डाल दिया? गरुड़ को डाल दिया। लेकिन क्या बिल्ली का इससे कोई संबंध है? एकदम नहीं है, दूर दूर तक इसका इससे कोई संबंध नहीं है। तो हम क्या करेंगे? बिल्ली को अलग रख लेंगे। ये हो गई कैट। यानी कि हमारा इसी तरह का डायग्राम बनेगा। अब आप डायग्राम इसमें बना हुआ है, अब आप ध्यान से देख ले कि इस ऑप्शन में इस तरह का डायग्राम दिया है। तो ये दिया है ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। साथ ही में ये जो है, ये मेरा मैथ्स रीजनिंग सीरीज का 12वां पार्ट है। इसके पहले मैंने टोटल 11 पार्ट अपलोड कर दिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिए। और उसमें हमने जो प्रीवियस वीडियो शायद पार्ट नंबर 11 डाले थे, तो उसमें हमने ऑप्शन नंबर ए पर जो है क्वेश्चन डाल दी, बता दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्लियर हो चुका था, बी क्लियर होगा। बहुत जल्दी हम सी और डी पर भी क्वेश्चंस को लेके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डायरेक्शन सेंस टेस्ट से। तो डायरेक्शन सेंस टेस्ट में सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको डायरेक्शन याद होना चाहिए कि भाई देखिए, डायरेक्शन में ये ऊपर वाला जो होता है आपका, ये नॉर्थ होता है। नॉर्थ मतलब उत्तर। नीचे वाला जो आपका होता है ये साउथ होता है। साउथ माने दक्षिण। राइट साइड वाला जो होता है वो आपका ईस्ट होता है। ईस्ट माने पूरब। लेफ्ट साइड वाला जो होता है आपका, ये क्या होता है? वो वेस्ट होता है, मतलब पश्चिम। ठीक है। तो सबसे पहले तो भाई आपको डायरेक्शन याद होना चाहिए। डायरेक्शन याद होने के बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि हम अगर नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं और अगर लेफ्ट मुड़ना है तो किस तरफ जाएंगे। अगर आपको नहीं पता है तो आप यहाँ पे याद कर ले, बहुत ही आसान तरीका बता रहे हैं। देखिए, आप अपने पे सोचिए कि आप अगर ऐसे सीधे जा रहे हैं, आपको दाएं बाएं मुड़ना है तो आप इधर मुड़ेंगे। इधर मुड़ेगा मतलब पश्चिम तरफ में। दाएं मुड़ना है तो आप इस साइड मुड़ेंगे, मतलब पूरब तरफ। ऐसे ही इसका जो है साउथ का अपोजिट, सॉरी नॉर्थ का अपोजिट साउथ होता है। तो नॉर्थ में जो रूल आपने लगाया, लेफ्ट हम इधर जा रहे थे, तो साउथ में क्या करेंगे? लेफ्ट हम इधर जाएंगे और राइट इधर जाएंगे। ऐसे ही आप देखें तो ईस्ट में अगर हमको लेफ्ट जाना होगा तो ऊपर जाएंगे, और राइट जाना होगा तो नीचे जाएंगे। और यही चीज़ हम उलट देंगे तो हमारा किसके लिए हो जाएगा? वेस्ट के लिए हो जाएगा। यानी कि वेस्ट के लिए हमारा लेफ्ट जो है नीचे हो जाएगा और राइट हमारा ऊपर हो जाएगा। ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिए। तो इसमें अब क्वेश्चन को देख लीजिए। बोला है कि एक व्यक्ति अपने कार्यालय के लिए उत्तर दिशा की ओर चलता है। ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए व्यक्ति है, यहाँ से उत्तर दिशा की ओर चला दिए उसको। वह बाईं ओर घूमा और फिर दाईं ओर घूमा। तो यहाँ बाईं ओर घूम गया और यहाँ से दाईं ओर मतलब ऊपर जाएगा। ठीक है। वह बाईं ओर घूमा, फिर दाईं ओर घूमा और फिर दाईं ओर घूमा। तो फिर दाईं ओर मतलब इस साइड। ठीक है। वह किस दिशा की ओर मुंह करके चल रहा है? अब आप ध्यान से देखिए, फाइनली वो इस तरह से चल रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे? अब आप ध्यान से देखें तो ये हमारा जो था ये ईस्ट था और ये ऊपर वाला नॉर्थ था। तो व्यक्ति इस तरफ में जा रहा है। देखिए इस तरफ में, फाइनली यही लाइन है। तो इस लाइन को हम क्या बोलेंगे? ईस्ट बोलेंगे। ईस्ट माने पूरब बोलेंगे। तो पूर्व हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कैलेंडर चैप्टर से है। बोल रहा है कि 18 अक्टूबर 2003 को शनिवार था, तो 18 अक्टूबर 2005 को कौन सा दिन होगा? देखिए, इसके पहले स्पेशल हमने जो है कैलेंडर पे 5 क्वेश्चन बताया था, ये उसी पे हूबहू क्वेश्चन है। तो इसको बनाना बहुत ही ईजी है, बहुत मतलब एकदम 5 सेकंड के अंदर। अगर आपने उस वीडियो को हमने देखा होगा, पिछले वाला हम जो बताए थे उसमें, तो जिन लोगों ने देखा होगा वो हम जैसे ही क्वेश्चन पढ़े हैं वो आंसर बता दिए होंगे। इसलिए आप सीक्वेंस में वीडियो को देखिए। अगर नहीं देखें तो कोई बात नहीं, हम अभी इसको बताते हैं अच्छे से। पहले एक्सप्लेन करते हैं, फिर इसको 5 सेकंड में भी लास्ट में आपको बताएंगे कैसे सॉल्व करना है। देखिए, जब भी डेट सेम रहे, मतलब 18 अक्टूबर से 18 अक्टूबर, रही बात कि ईयर चेंज हो रहा है, तो भाई ईयर कितना चेंज हुआ? 2000,
2003 से 2005 तक जाना है नहीं, तो इसको कैसे हम जाएंगे, 2003 के बाद 4 या 4 के बाद 5, 05 का मतलब 05। अब आप ध्यान से देखें, जब हम 2003 से 2004 में जाएंगे ना, तो 1 दिन बढ़ेगा, ठीक है, अक्टूबर की बात है। लेकिन 2004 से जब 2005 में जाएंगे तो यहाँ पे 2 दिन बढ़ेगा। कहिएगा काहे 2 दिन बढ़ेगा, एक बार आपने 1 बढ़ाया, एक बार 2 बढ़ाया, क्यों? देखिए, एक साल में जनरल ईयर जैसे 2003 है तो 365 दिन ही होंगे। ये जो आपका 2004 क्या है, लीप ईयर है, ठीक है, तो इसमें टोटल 366 दिन होंगे। अब यहाँ पे हमने 1 क्यों लिया और यहाँ पे हमने 2 क्यों लिया एक साल बढ़ाने पे? इसका रीजन ये है कि जब 300, ये जनरल ईयर था आपका 2003, ठीक है, तो जब 365 दिन हुए तो आप 365 में 7 से भाग कीजिएगा तो रिमाइंडर यानी कि शेषफल यहाँ पे 1 आता है, तो उसी 1 को यहाँ पे लिखा गया है। ये आपका लीप ईयर है, लीप ईयर में टोटल 366 दिन होते हैं। जब 366 में 7 से भाग कीजिएगा, 7 से भाग काहे कर रहे हैं, क्योंकि एक सप्ताह के बाद दिन जो है क्या हो जाता है, रिपीट होने लगता है। इसीलिए जब 366 में हम 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर आपको शेषफल 2 बचेगा, इसलिए हम यहाँ पे 2 बढ़ाएंगे। तब आप बताइए, 2003 से 2004 में गए थे 1 दिन और 2004 से 5 में गए तो 2 दिन, तो टोटल कितने बढ़ गए, 1 और 2 3 दिन। तो आप 3 दिन बढ़ा देंगे किसमें, शनिवार में, तो शनिवार के बाद में रविवार, सोमवार, मंगलवार, तो मंगलवार इसका सही आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिया है, तो ये दिया है आपको ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है इसमें बोल रहा है कि जिस तरह से FJUL का संबंध जो है BOQQ से है, उसी तरह से आपको बताना है कि इसका संबंध इसके साथ क्या होगा। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आपको इसमें कोई ना कोई एक पैटर्न तरीका दिया होगा, उसी पैटर्न या तरीका को हमको समझना होगा। जब उस पैटर्न को हम समझ जाएंगे तो आराम से जो हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, मतलब इसके लिए क्या आगे आएगा वो हम निकाल सकते हैं। तो अब ध्यान से देखें तो इसमें किया क्या गया है, ये F को B लिख दिया गया ना, इसका मतलब हुआ कि F6 पे होता है और B4 पे होता है, सॉरी B2 पे होता है। तो 6 को 2 लिखा, कितना कम किया, 4 कम किया, ठीक है। J को उसने O लिख दिया, J 10 पर O 15 पर, तो 10 से 15 चला गया, तो इसमें घटा कि बढ़ा, बढ़ा, कितना बढ़ा, 5 बढ़ा। U को Q लिखा, U 21, Q 17, घटा दिया, कितना घटा दिया, 4 घटा दिया। L को Q, L 12, Q 17, बढ़ा, कितना बढ़ा, 5 बढ़ा। इसको हम जैसे ही लिखे हमको एक पैटर्न देखने को मिल गया। क्या देखने को मिला कि पहले -4 हो रहा है और उसके बाद में +5 हो जा रहा है, फिर -4 हो रहा है, फिर +5 हो जा रहा है। तो सेम बस हूबहू इसी चीज को आप इसमें लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, -4 यहाँ हुआ है ना, तो आप -4 कर लीजिए, किस में करेंगे, L में करेंगे। तो जब L में से आप 4 घटाइएगा तो कितना आएगा, L 12 पर होता है। नंबरिंग याद रहेगा तो घटाना आसान रहेगा, नहीं तो L से घटाने में दिक्कत होगा। L के पहले K के पहले J के पहले I के पहले H, तो खैर हो जाएगा, लेकिन अगर आपको नहीं याद है तो आप करके देखिएगा, ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अगर नंबरिंग याद है तो सीधे 12 से 4 गया 8, 8 माने H, समझ में आया। अब H से घटाएंगे कितना, घटाएंगे नहीं, बढ़ाएंगे। जब -4 हो गया तो क्या करेंगे, +5 करेंगे। तो 8 और 5 13, 13 पर कौन सा लेटर आता है, बोलिए, 13 पर कौन सा लेटर आता है, M आता है, तो M लिख दीजिए। उसके बाद में लिखा है यहाँ पे R। अच्छा, तो -4 हो गया, +5 हो गया, तो क्या होगा, -4 होगा ना। तो 18 से, मतलब R से जब 4 घटाइएगा, R माने 18, 18 से 4 घटाइए 14 आएगा, 14 माने N, ठीक है। आप इतना भी ऑप्शन मिला सकते हैं, अगर नहीं मैच करेगा तो फिर आगे निकाल लेंगे, चाहे निकाल ही लेते, अभी तभी हम बता रहे थे पूरा निकलवे करेंगे, बट इतना पर भी आप ऑप्शन मिलाइएगा तो कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। हालांकि देख ही लेते हैं, HMN, ये सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। हालांकि हम आपको आगे पूरा निकाल कर दिखाएंगे
कि आखिर इसमें का जो ऑप्शन नंबर मतलब ए का जो लास्ट लेटर है सी वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पे एक्स है, एक्स माने 24 और -4 हो चुका है तो आगे हम +5 करेंगे। तो 24 में 5 बढ़ाइएगा तो कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा। एबीसीडी में कितना लेटर? 26 बचा कितना? 3 तो वो आगे से बढ़ जाएगा मतलब ए से शुरू हो जाएगा। तो ए बी सी सी हो जाएगा लास्ट में। तो क्या आंसर हो जाएगा? HMNC जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ बेल्ट कौवे हैं। अब देखिए कुछ बेल्ट कौवे, तो कुछ के लिए इस तरह का डायग्राम बनता है, जैसे एक गोला हो गया, इसका कुछ हिस्सा ले लेंगे इसमें मिला देंगे ना। ये बेल्ट के लिए हो गया तो बी, आई कौवा के लिए हो गया तो सी। नेक्स्ट बोल रहा है कुछ तंबू कौवे हैं, कुछ तंबू कौवे हैं, तो कौवा कुछ हिस्सा लेकर तंबू में मिला दीजिए। ध्यान रखिए जिसके बीच में कोई रिलेशन कथन में नहीं दिया गया है उसके बारे में आप निष्कर्ष सही सही कभी नहीं निकालेंगे। चलिए देखते हैं। तो बोल रहे हैं कुछ तंबू, निष्कर्ष देखिए। अब पहला निष्कर्ष, कुछ तंबू बेल्ट हैं, कुछ तंबू बेल्ट हैं। अब देखिए तंबू यहाँ पर है और बेल्ट यहाँ पर है, कथन में इनके बारे में कुछ नहीं कहा गया, तो ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ऐसे केस में आंसर क्या लेंगे? नहीं लेंगे, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कुछ कौवे तंबू हैं, कुछ कौवे तंबू हैं। हाँ भाई कौवे तो तंबू हैं, कुछ कौवे तंबू तो एकदम है, तो ये तो सही हो गया। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। देखेंगे ऑप्शन नंबर 2 कहाँ दिया है। अच्छा यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन यहाँ पे हम दिए थे एक जगह, हालांकि यहाँ पे डालना भूल गए होंगे। अच्छा तो इसका भी आंसर 2 ही हो जाएगा। पिछले वाले क्वेश्चन का भी आंसर केवल निष्कर्ष 2 सही था, इसमें भी केवल निष्कर्ष 2 ही सही हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 तक हो चुका है 7। इस क्वेश्चन में देखिए बोल रहा है कि जिस तरह से 583 का संबंध जो है 293 है, उसी तरह से 488 का संबंध किससे होगा? तो आप ध्यान से देखें, इसमें कोई ना कोई तो पैटर्न, कोई ना कोई तो रूल लगा होगा, तभी तो 583 को 293 लिखा। वही चीज हमको समझना है और समझने के बाद हम 488 को उसी तरह से लिख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, मतलब उसी पैटर्न पे लिखेंगे। देखिए इसमें किया क्या गया है, 583 के डिजिट्स को जोड़ा गया है। 5 + 8 + 3 और इसके डिजिट्स को आप ध्यान से जोड़ लें तो 2 + 9 + 3, तो 5 8 13 और 3 16 में से 2 और 9 11 और 3 14। इनके डिजिट्स को जोड़ के घटाया तो कितने आ गए? 2 आ गए। तो आगे भी हम देखेंगे यही काम करके, मतलब यही पैटर्न लगा के हम देखेंगे कि हमारा ऑप्शन आ रहा है कि आंसर आ रहा है कि नहीं, आ ही जाएगा। तो आप ध्यान से देखें, अगर नहीं आता तो कुछ और सोचते हैं। तो इसको जोड़िएगा, तब पूरा नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट करते हैं। 4 8 12 8 20, अगर ये 20 आ गया तो अगली बार 2 कम आना चाहिए कि पहले 16 आया था बाद में 14 आया। तो अगली बार आपको ऐसा नंबर लेना है जिसके डिजिट्स को जोड़ने पे 18 है। ऐसा कौन सा ऑप्शन है? तो देख लीजिए, ये पहला ऑप्शन देखेंगे तो 2 और 4 6 और 4 10 नहीं हुआ। दूसरा 3 5 8 2 10 18 नहीं हुआ। तीसरा 3 7 10 8 18 हो गया। चौथा 4 5 9 1 10 नहीं हुआ। सिर्फ ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। कैनवास कौन बनाता है? चित्रकार। मतलब कैनवास का प्रयोग कौन करता है? तो नहीं नहीं सॉरी, प्रयोग नहीं, कैनवास मैंने आपका इसी झोपड़ी टाइप का बोल रहा है। तो कैनवास जो है कौन बनाता है? चित्रकार। तो दीवार कौन बनाएगा? ठीक है, तो दीवार कौन बनाएगा? तो बढ़ई, पेंटर, ठेकेदार, मिस्त्री। चित्रकार, कैनवास, चित्रकार, दीवार। अच्छा इसका आंसर जो है मेरे ख्याल से मिस्त्री होना चाहिए। हालांकि एक बार आप लोग इसका आंसर देखिएगा, इसका क्या आंसर होगा। हालांकि हम एक बार इसको और देखेंगे, समझेंगे, ठीक है, फिर इसका आंसर जो हम कमेंट बॉक्स में लिख देंगे।
फिलहाल मेरे अकॉर्डिंग मिस्त्री आंसर होना चाहिए। आपको इसका आंसर क्या लगता है आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन तो आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन का है। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए इसको बनाने का सबसे शॉर्ट तरीका क्या है, मतलब फटाक से ऐसे क्वेश्चन को हम क्या कैसे बनाएंगे। तुरंत आप क्या कीजिए कि पहले जो भी आपको नंबर्स दिख रहे हैं विदाउट सिंबल के आप उसको लिख दीजिए कहीं, जैसे 16, 15, 5, 2, 4। ठीक है, इस चीज़ को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे लिख दिया। इसको लिखने के बाद में देखिए कितना आसानी से बन जाएगा। अब पहले क्या है सिंबल, यहाँ पे गुना है। ऊपर देखिए गुना का अर्थ क्या है, तो गुना का अर्थ ये कह रहा है कि प्लस है, तो आप तुरंत यहाँ पे प्लस डाल दीजिए। जैसे ही नेक्स्ट पढ़िए, यहाँ पे प्लस है। अब ये देखिए प्लस का अर्थ क्या दिया है, भागा दिया है, तो आप यहाँ पे भागा डाल दें दोनों 5 के बीच में। फिर आया यहाँ पे माइनस, तो उसने माइनस को क्या कहा, गुना, तो आप जो है यहाँ पे गुना डाल दें। नेक्स्ट इसने कहा यहाँ पे भागा, तो भागा का अर्थ माइनस है, तो यहाँ पे माइनस डाल दें। अब ये 5 से 5, तो 5 एकम 5 कट जाएगा, तो ये 16 और ये 2 18 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 14। कितना बचेगा, 16 और 2 एकम 2 18, और 18 से 4 गया, 14 ही बचेगा। सही तो है, सॉरी लग रहा है यहाँ पे 15 था। एक सेकेंड एक सेकेंड, ओहो यहाँ पे 15 था, 15 था, मतलब उसमें दिखा नहीं। यहाँ पे ध्यान से देखिए, 16, 15, 5, 2, 4 गुना है, तो गुना के लिए प्लस, प्लस के लिए भागा, ठीक है, प्लस के लिए भागा ले लिए। उसके बाद क्या बोला है, माइनस के लिए गुना, तो यहाँ पे गुना, उसके बाद में भागा का अर्थ माइनस, तो आप यहाँ पे माइनस ले लें। अब ये 5 तिया 15, तो 3 दूना 6, 16 6 22 में से 4 गया 18। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्याय में हमेशा होता है, न्याय जो होता है तो उसमें हमेशा क्या होता है, प्रमाणिकता। न्याय कभी भी दिया जाता है तो वो प्रमाण के आधार पे ही दिया जाता है, इसलिए प्रमाणिकता इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पहाड़ी में सदैव होता है, पहाड़ी में सदैव क्या होगा, वृक्ष, जानवर, जल, ऊंचाई। ऊपर के तीनों ऑप्शन रहे ना रहे, लेकिन ऊंचाई पहाड़ी में जरूर रहता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि कॉलोनियल ऊपर दिए गए चित्र का दर्पण छवि क्या होगा। अच्छा, अगर कहने का मतलब ये कह रहा है ये कि अगर हम यहाँ पे क्या करें, कोई एक मिरर लगा दें, ठीक है, कोई एक हमने क्या कर दिया यहाँ पे मिरर लगा दिया, तो मिरर लगाने के बाद में इसका किस तरह का फिगर बनेगा। तो अब ध्यान से देखें तो ये आपका सब उलट जाएगा। मिरर जब वहाँ रखेंगे सब उल्टा आएगा ना, तो कहाँ से स्टार्ट होगा, एल से, और एल भी उल्टा आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए तो ऐसे ही कट गया। ऐसे क्वेश्चन को आप ऑप्शन से ही बनाएं, ठीक है। और ऑप्शन नंबर 4 इसलिए कट जाएगा क्योंकि ये उल्टेगा नहीं, मतलब नीचे का वो चीज़ ऊपर नहीं जाएगा, वो जल प्रतिबिंब में होता है, वाटर मिरर में होता है। यहाँ पे इमेज की बात की गई है, मतलब मिरर वाला, मिरर इमेज, तो इसमें नीचे का चीज़ ऊपर नहीं जाएगा ना ऊपर का चीज़ नीचे आएगा, सिर्फ अपना पोजीशन, मतलब ये क्या कहते हैं कि मतलब लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट होता है। तो आप दो ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए, रह गए दो ऑप्शन, तो इनको देख लेते हैं। अब इनमें देखिए एल के बाद में ए, आई, एन। अच्छा, इसमें आप ध्यान से देखो ऑप्शन नंबर बी में, तो इसमें एन उसने सीधा ही लिख दिया। क्या जब हम मिरर में देखेंगे एन को तो ऐसे ही दिखेगा, बिल्कुल नहीं। जब सीधा नहीं दिखेगा तो ऑप्शन 3 ऑप्शन कट गया, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, एक ऑप्शन है बचा, तो वही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि दिए हुए चित्र के अनुसार पासे की प्रत्येक सतह पर 6 अक्षर बी, सी, डी, ई, एफ और जी अंकित हैं। जिस सतह पर जी अक्षर अंकित है उसके विपरीत वाली सतह पर कौन सा अक्षर अंकित होगा। ठीक है, देख लेते हैं। जी के अपोजिट पूछा है, तो इसका सबसे शॉर्ट ट्रिक क्या है, देखिए
जो डाइस होता है, इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। फिलहाल हम क्या करते हैं, इसको कॉमन मेथड से सॉल्व करते हैं। मतलब जी यहाँ पर भी हमको दिख रहा है और यहाँ पर भी दिख रहा है, अपोजिट निकालना है। तो एक चीज आप ध्यान रखें कि अपोजिट कभी भी पास में नहीं रह सकते। जैसे अगर आपका कोई दोस्त एकदम अपोजिट है आपके, तो क्या आप दोनों एक साथ रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। आप क्या, कोई भी नहीं रहेगा, हम भी नहीं रहेंगे भाई। कोई भी आदमी किसी के साथ तब बना रहता है जब उसकी सोच मैच करती है, थिंकिंग मैच करती है। तो अपोजिट का मतलब हम ये समझाना चाह रहे हैं कि अपोजिट जो है कभी भी एक साथ नहीं रहते। मतलब जी के जितने भी अपोजिट होंगे वो उसके एडजेसेंट यानी कि उसके अगल बगल में नहीं होंगे, और अगर उसके अगल बगल में है तो उसका अपोजिट नहीं है। तो बी सी ई एफ जी के अपोजिट नहीं होंगे क्योंकि इसके अगल बगल में है, और अपोजिट जो है कभी भी अगल बगल में नहीं रहता है। तो अब जितने भी दिए गए हैं, ये क्या नाम है, बी सी ई एफ, ये तो अपोजिट नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि इसके बगल में है। तो इस तरह से आप अब छांट लीजिए ऑप्शन को, बी सी ई एफ को छोड़कर जो बच गया आंसर मार दीजिए। तो सी तो होगा ही नहीं, एफ होगा ही नहीं, बी होगा ही नहीं, क्योंकि बगल में है तो पड़ोसी है, अपोजिट थोड़े है। जो नहीं है वो ना होगा। तो ऑप्शन नंबर डी बच गया। ऑप्शन नंबर बी बच गया, तो ऑप्शन नंबर बी में डी दिया है, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है आपका सिलोजिज्म से। इसको भी ध्यान से देखते हैं, ऑप्शन दिया गया होगा, ऑप्शन है यहाँ पे। चलिए पहले सॉल्व करते हैं, फिर ऑप्शन को मिला लेंगे। बोल रहे कि सभी ईंटें टिकट है। सभी के लिए किस तरह का बनता है? सभी जिसके साथ लगा है पहले आप उसको लिखे, सभी ईंटें। मान लीजिए ईंट के लिए हमने ई ले लिया, नहीं, सभी ईंटें टिकट हैं। तो टिकट के लिए एक अलग इसके ऊपर सर्कल बनाइए, पूरा भर दीजिए और टी। तो सभी ईंटें टिकट हो गई। कुछ टिकट जूते हैं, टिकट का कुछ हिस्सा लेकर जूता बना दीजिए। जूता के लिए जे ले लीजिए। ठीक है, कुछ लोग बोलेंगे भाई जूता है तो शूज क्यों नहीं ले लेते, कुछ ले लीजिए, उसको कोई मतलब नहीं है, हम तब संकेत के लिए ले रहे हैं ना, इसको सिंबल के लिए। ठीक है, इतना हमारा अब हो चुका। निष्कर्ष देखिए, मतलब हमारा डायग्राम बन चुका है। निष्कर्ष देखेंगे, सभी जूते टिकट हैं। भाई सभी जूते है, सभी जूते का टिकट है? बिल्कुल नहीं है। तब ऑप्शन नंबर ए सही गलती हो गया। ऑप्शन नंबर सॉरी निष्कर्ष नंबर 2 जो कह रहा है कुछ ईंटें जूते हैं। अच्छा, कुछ ईंटें जूते हैं, इसके इन दोनों के बारे में तो कोई संबंध दिया ही नहीं है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि है? नहीं कह सकते, इसलिए भी गलत। तो ना ऑप्शन नंबर ए सही, ना निष्कर्ष 1 सही, ना निष्कर्ष 2 सही, दोनों के दोनों गलत हो गए। और ये दिया है ऑप्शन नंबर, किस ऑप्शन में दिया है? जब कोई भी नाम मिले, ना तो 1 ना ही 2 सही हो, तो आप 4 आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर 4 आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ कैलेंडर छवियां हैं। इसे क्लीन कर देते हैं। अब देखिए, कह रहे हैं कुछ कैलेंडर यहीं पे बना देते हैं, कुछ कैलेंडर छवियां हैं। तो कैलेंडर के लिए हमने सी ले लिया, छविया के लिए मान लीजिए कुछ भी ले लेते हैं, छ ले लेते हैं। सॉरी, छड़ियाँ हैं। छड़ियाँ हैं तो एस टी के ले लेते हैं ना, यहाँ पे क्या दिक्कत है? छड़ियाँ हैं तो एस टी, ठीक है। कोई छड़ी फूल नहीं है, कोई भी जो छड़ी है ये फूल नहीं है, फ्लावर नहीं है। ठीक है, जैसे कहा हमने वैसे डायग्राम बना दी, इसका ऐसा ही डायग्राम बनेगा। ठीक है, जब भी कुछ कहता है तो जैसे कि मान लीजिए बोला है कुछ कैलेंडर छड़ियाँ हैं, तो कैलेंडर का हमने क्या कर दिया, कुछ हिस्सा, थोड़ा सा हिस्सा ले लिया और यहाँ पे हमने छड़ियाँ यानी कि एस टी के लिए बना दिया। नेक्स्ट बोला कि कोई छड़ी फूल नहीं है, तो छड़ी और फूल में हमने कोई संबंध नहीं दिखाया, बीच में हमने क्रॉस मार दिया, मतलब ये कभी नहीं मिलेगा। आइए निष्कर्ष को देख लेते हैं। निष्कर्ष का है कुछ कैलेंडर फूल हैं, कुछ कैलेंडर फूल हैं, इनमें तो कोई संबंध दिया ही नहीं है, तो हम कैसे कह सकते हैं है? नहीं कह सकते। कोई कैलेंडर फूल नहीं है, ये भी नहीं कह सकते कोई कैलेंडर फूल नहीं है। तो जब दोनों कट गया और दोनों में अब सेम एलिमेंट मिल रहे हैं और एक में पॉजिटिव एक में निगेटिव बात कही जा रही है, तो ऐसे में आप ऑप्शन आप या को प्रेफरेंस दें, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन या तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, नहीं तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? या तो ऑप्शन ए, नहीं तो ऑप्शन 2।
ये दिया है ऑप्शन नंबर 5 में। किस क्वेश्चन के लिए? क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा। एक बार और आप ध्यान से देख लें, इसमें कुछ नहीं है। आपको या में आंसर कब बोलना है? या में आंसर बोलने के लिए आपको तीन बातों का ध्यान रखना है। पहली बात तो ये होनी चाहिए कि आपके दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए, तो वो यहाँ पे मेरे गलत हैं। दूसरी बात ये होनी चाहिए कि आपका जो है दोनों में एलिमेंट सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे कैलेंडर फुल है तो यहाँ पर भी कैलेंडर फुल है। फुल कैलेंडर भी रहता तो भी चलता, मतलब इधर का उधर लिखिए, उससे मतलब नहीं है, बट एलिमेंट सेम रहना चाहिए। पहला कंडीशन क्या हुआ? दोनों आपका निष्कर्ष गलत हो। दूसरा कंडीशन क्या है? कि दोनों में एलिमेंट सेम हो। तीसरा कंडीशन क्या है? कि एक पॉजिटिव बात कहता हो और एक निगेटिव बात कहता हो। तो जब भी आपको इस तरह का कंडीशन देखने को मिले तो ऐसे क्वेश्चंस का आप आंसर जो है या में देंगे, क्योंकि या दोनों में से कोई एक तो होना ही है। जब एक बार किसी चीज के बारे में कह दिया कि हाँ वो है, आपको आप तब कह रहे हैं नहीं है, तो भाई कुछ ना कुछ तो होगा ही, या तो हाँ है नहीं तो ना है। इसीलिए हमने ऑप्शन नंबर 5 को सही बोला है कि आप उत्तर 5 दीजिए यदि 1 और 2 दोनों ही निष्कर्ष, सॉरी यहाँ पे या नहीं दिया है, ऑप्शन नंबर 3 है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, ये नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि या तो इसमें है ही नहीं, हमको लगा यहाँ पे और मतलब ध्यान नहीं दिए हैं। तो यहाँ पे या लिखा है या तो 1, मतलब उत्तर 3 दीजिए यदि या तो 1 या 2 निकलता है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। हमने इस वीडियो में आपको टोटल 15 इंपॉर्टेंट रीजनिंग का क्वेश्चन बताया और हमने अपने तरफ से आपको इसको समझाने की पूरी कोशिश किया है कि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है, कुछ सवाल रह जाते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और आपको वीडियो कैसा लगा है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और एक बार आप जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं वहाँ पे इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। हम आपसे सिर्फ इतना ही चाहते हैं, बाकी मैं मेहनत कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस प्रोवाइड करूँ ताकि आपकी तैयारी और मजबूत हो सके। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।